हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम क्लास 7 का लेसन नंबर 3 हमारी बदलती पृथ्वी जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे भूस्खलन। भूस्खलन क्या है या फिर भूस्खलन किसे कहते हैं? यदि भूस्खलन क्या है या भूस्खलन किसे कहते हैं, यदि इसकी परिभाषा पूछे तो आप सीधे शब्द में लिख सकते हो गुरुत्वाकर्षण बल तथा ढाल प्रवणता के अनुसार चट्टानों का टूटकर बिखरना क्या कहलाता है बच्चों? भूस्खलन। याद रखना बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल तथा ढाल प्रवणता के अनुसार चट्टानों का टूटकर बिखरना ये क्या होता है? भूस्खलन। और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपने पढ़ा है, क्या होता है, किसे कहते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार प्रकट होता है। आपको मालूम है गुरुत्वाकर्षण बल की खोज बच्चों सर आइजैक न्यूटन ने की थी। अब आपसे पूछ ले भूस्खलन के कारण। पहला कारण भूकंप। क्या कारण हो सकता है? भूकंप। आपको पता ही है जब भूकंप आता है तो झटके के दौरान चट्टानें अपना संतुलन खो देती है, टूटकर बिखर जाता है। दूसरा ज्वालामुखी क्रिया। तीसरा अत्यधिक वर्षा। ये जो कारण है मुख्य रूप से भूस्खलन के लिए क्या है बच्चों? उत्तरदायी है। पहला कारण भूकंप, दूसरा ज्वालामुखी, तीसरा अत्यधिक वर्षा। भारत के अंदर यदि हम देखते हैं, भारत में सबसे ज्यादा भूस्खलन कहां होता है बच्चों? उत्तराखंड राज्य में। कहां पर होता है? उत्तराखंड राज्य के अंदर होता है। यदि क्षेत्र की बात पूछ ले कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा भूस्खलन वाला क्षेत्र पूछ ले तो याद रखना हिमालय राज्य तथा अन्य पर्वतीय राज्य। वहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है? भूस्खलन होता है। तो आपने देखा जो आंतरिक जो बल थे, बाह्य जनित बल थे, उसके बारे में कौन कौन से उदाहरण आए। भूकंप आया, ज्वालामुखी आया, भूस्खलन आया, उसके बारे में हमने विस्तार के साथ बच्चों अध्ययन किया। अब हम लेते हैं नदी के द्वारा शिलाकृति के द्वारा किए जाने वाले कार्य। तो इसको आप बता लेना, ठीक है बच्चों। अब नदी के द्वारा किए गए कार्य के द्वारा बनने वाली शिला आकृतियां। पहला है नदी के कार्य टॉपिक। यदि नदी के कार्य देखते हैं तो दो प्रकार के कार्य होते हैं। पहला अपर्दन रूपी कार्य, दूसरा निक्षेपण रूपी कार्य। पहला कौन सा बच्चों? अपर्दन रूपी कार्य, दूसरा निक्षेपण रूपी कार्य। और अपर्दन रूपी और निक्षेपण रूपी कार्य के साथ साथ वो विभिन्न प्रकार की शिलाकृतियों को क्या करता है? निर्माण करता है। पहले इन शब्दों को पढ़ लेते हैं। अपर्दन क्या है, निक्षेपण क्या है? अपर्दन नदियों के द्वारा मिट्टी तथा चट्टानों का कटाव। मिट्टी तथा चट्टानों का कटाव क्या कहलाता है बच्चों? अपर्दन। फिर निक्षेपण, नदियों के द्वारा
लाए गए अवसादों का जमाव, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव बच्चों क्या कहलाता है? निक्षेपण। तो इन्हीं दो अपरदन और निक्षेपण प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार की क्या बनाती है? स्लाह करती है। तो नदियों द्वारा निर्मित स्लाह आकृतियां, नदियों द्वारा निर्मित स्लाह आकृतियां। यदि नदियों के द्वारा निर्मित हम स्लाह आकृतियों की बात करें तो पहला है जल प्रपात। जल प्रपात, जल प्रपात की यदि हम परिभाषा देखें तो सीधा लिखना है, जब किसी खड़े ढाल पर जब किसी खड़े ढाल पर नदी का जल सीढ़ी नुमा अत्यधिक कठोर सेल पर गिरता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जल प्रपात। याद करना, जब किसी खड़े ढाल पर नदी का जल अत्यधिक कठोर सेल पर सीढ़ी नुमा रूप से गिरता है, उसी को क्या कहते हैं? जल प्रपात। जैसे एक अपन को ये हल्का सा मैं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूं। जैसे अपन का ये देखो, ये कैसी एक आकृति है ये, तो ये जल स्रोत होता है। याद रखना, यहां से जो जल स्रोत आया ये जो इस तरह ये गिरता हुआ आगे बढ़ता है, तो इस प्रकार के जल का आगे गिरने की प्रवृत्ति होती है, वो क्या कहलाती है बच्चों? जल प्रपात कहलाती है। अगला बिंदु नदी विस्रव। क्या है? नदी विस्रव। तो अगला लेता अपन नदी विस्रव का बिंदु देखते हैं। नदी विस्रव, वी यानी विस्रव। अब यदि नदी विस्रव को हम देखते हैं तो जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है, जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है और मैदानों में जब मोड़दार रूप में चलने लगती है, मोड़दार रूप में चलने लगती है या बहने लगती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नदी विस्रव। क्या कहते हैं? नदी विस्रव। तो याद रखना, जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है और मैदानों में मोड़दार रूप से चलने लगती है और इस प्रकार के बने मोड़ों को क्या कहते हैं? नदी विस्रव। क्या कहते हैं? नदी विस्रव। यदि आपको मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं तो देखिए बच्चों, ये जो नदी का ये प्रारूप है, ये नदी का जो प्रारूप है क्या कहलाता है? नदी विस्रव। ये देखो, ये मोड़ आ रहे कि नहीं आ रहे बच्चों? ये जो मोड़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विस्रव। और आप बच्चों एक बात याद रखना, काफी बार इन मोड़ों के बीच में झील का निर्माण हो जाता है। इन मोड़ों के बीच में क्या हो जाता है? झील। जब बच्चों नदी विस्रव के मोड़ों के बीच में जो झील बनती है उसका नाम है गोखूर झील। कौन सी झील? गोखूर झील। याद रखना बच्चों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि गोखूर झील बनती किसी है, तो आपको पता ही ये नदी विस्रव दिख रहे हैं ना आपको, ये जो मोड़, जब नदी विस्रव की जो मोड़ होते हैं वो कालांतर में अवसाद के कारण ये नदी अपना मार्ग बदलकर ये जो इस दिशा से चल रही वो इस तरह चलने लग जाती, इस तरह, ठीक है। तो नदी अब इस तरह चलने लगी, तो ये बीच में जो ये जगह बनी ना, ये तो ये झील बनी, उसी को हम क्या कहते हैं? गोखूर झील। गो यानी गाय, खुर यानी खुर।
गाय के खुर के समान बनी झील को अपन क्या कहते हैं? गोकुर झील। तो आपको इन दो नदी विसर्प की परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी कि नदी विसर्प किसे कहते हैं। और नदी विसर्प के दौरान बनने वाली जो झील है उसका नाम क्या है बच्चों? गोकुर झील। तीसरा, बाढ़कर्त मैदान। आप इस मैदान की बात करें तो आपको जब अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों का जल आसपास के क्षेत्रों में चले जाने के कारण उन क्षेत्रों में नदियों के अवसाद जमा हो जाते हैं। तो निर्मित मैदान को क्या कहेंगे बच्चों? बाढ़कृत मैदान। वापस सुन लेना, जब अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों का जल आसपास के क्षेत्रों में चले जाने के कारण उन क्षेत्रों में नदियों के अवसाद क्या हो जाते हैं? जमा। उस मैदान को या उस निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? बाढ़कृत मैदान। क्या कहते हैं? बाढ़कृत मैदान। अब हम अगले को लेते हैं डेल्टा। अब हम बच्चों लेते हैं चाप झील। नदी के द्वारा बनने वाली मुख्य बिंदु में से चाप झील का भी नाम आता है। अब चाप झील क्या होती है वो देखिए। जब नदी मैदानी भागों में विसर्प बनाकर चलती है, तथा कालांतर में जब नदी विसर्प नदी से अलग होकर झील का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? चाप झील। वापस याद रखना, जब नदी मैदानी भागों में विसर्प बनाकर चलती है तथा कालांतर में जब नदी विसर्प नदी से अलग होकर झील का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? चाप झील। यदि आपको डायग्राम के माध्यम से देखना है तो आपको पता है इस तरह नदी चलती है, इस तरह। ये क्या है? नदी विसर्प। क्या बनता है? नदी विसर्प। अब नदी विसर्प का जो अपन का जो लूप है या फिर ये देख लो बोर्ड है, वो कालांतर में क्या होता है? टूट कर, जैसे ये इस तरह टूट कर क्या हो गया? अलग हो गया। और ये नदी अब इस तरह ये बहकर अंदर चले लगे। ठीक है, इस तरह बनकर क्या हो गई? अलग हो गई। तो इस तरह का ये लूप की आकृति का ये झील का निर्माण होता है। इस तरह उस झील को हम क्या कहते हैं? चाप झील। क्या कहते हैं बच्चों? चाप झील। वापस लेना, जब नदी के लूप टूटकर नदी से अलग हो गया और उससे जो झील बन गई, उसी को हमने क्या कहा? चाप झील। और इसी झील की तरह एक और झील बनती है, गोकुर झील। कौन सी बनती है? गोकुर झील। अब अगला हम लिखते हैं नदी वितरिकाएं। नदी वितरिकाएं के बारे में अपन देखते हैं। जब नदी
अनेक धाराओं में, जब नदी अनेक धाराओं में प्रवाहित होती है, जब नदी अनेक धाराओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? नदी वितरिकाएं। जैसे ये एक मुख्य नदी है, एक धारा इस तरफ चला गई, एक धारा ये इस तरफ चली गई, एक धारा ये इस तरफ चली गई, ठीक है, और ये एक धारा इस तरफ चली जा रही है, और ये एक धारा इस तरफ चली जा रही है। तो ये मुख्य नदी जब अनेक धाराओं में, ये धारा अनेक धाराओं में परिवर्तित हुई बच्चों, उसी को हमने क्या कहा? नदी वितरिकाएं। क्या कहा? नदी वितरिकाएं। ठीक है बच्चों, अब हम अगले बिंदु की बात करें तो है डेल्टा। क्या है? डेल्टा। तो इसमें लिख सकते हैं सीधा, जब नदी समुद्र या महासागरों, समुद्र या महासागरों में गिरने से पहले अनेक धाराओं में प्रवाहित होने लगती है। जब नदी समुद्र या महासागरों में गिरने से पहले बच्चों अनेक धाराओं में प्रवाहित होने लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा। नोट करके याद रखना बच्चों, आपको विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। कहाँ बनता है बच्चों? पश्चिम बंगाल। कहाँ पर बनता है? पश्चिम बंगाल के अंदर बनता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो आपने देखा बच्चों, ये सारे जो हमने पढ़े हैं, जैसे कि जलप्रपात है, नदी विसर्प है, चाप झील है, वितरिकाएं हैं, डेल्टाएं हैं, ये सब किसके कार्य थे? नदी के द्वारा अपरदित या बनाए हुए कार्यों के इस इसला करती थी। अब हम लेते हैं समुद्र तरंगों के द्वारा बनने वाली इसला आकृतियां। आपने देखा होगा समुद्र के अंदर अनेक धाराएं उठती हैं, और इन धाराओं के कारण समुद्री के अंदर आंतरिक जो चट्टानें होती है उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की इसला आकृतियों का निर्माण होता है। तो समुद्री तरंग के कार्य, समुद्री तरंग के कार्य। अब यदि पहले हम देखते हैं समुद्री गुफा। समुद्री गुफा क्या होती है? देखो, जब कभी तरंग लगातार किसी कठोर सेल पर प्रहार करती है या टकराती है, जिससे उस सेल के अंदर दरार विकसित होती है, और कालांतर में ये दरार मोटी और चौड़ी होती जाती है और वहां पर एक छिद्र बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समुद्री गुफा। क्या कहता है? समुद्री गुफा। जब समुद्री तरंग कठोर चट्टान पर लगातार प्रहार करती हैं, तो चट्टानों के अंदर दरार पड़ जाती है। लगातार हम चट्टानों के ऊपर जब लहरें प्रहार करती है
तो बच्चों चट्टान के अंदर क्या पड़ जाती है, दरार। और कालांतर में ये दरार बड़ी व चौड़ी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, जिससे चट्टान का हिस्सा टूट जाता है, जिससे बनी इस्लाकृति को समुद्री गुफा कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। वापस लेना, जब समुद्री तरंग कठोर चट्टान पर लगातार प्रहार करती हैं तो चट्टान के अंदर दरार पड़ जाती है और कालांतर में ये दरार बड़ी और चौड़ी हो जाती है, जिससे चट्टान का हिस्सा टूट जाता है, जिससे बनी इस आकृति को हम समुद्री गुफा कहते हैं। जैसे अपन का ये तट के पास तरह एक चट्टानें होती है और ये तरंगे बार बार आकर इस चट्टान के ऊपर क्या कर रही है, प्रहार कर रही है। क्या कर रही है, प्रहार, जिसके कारण ये चट्टान के अंदर इस तरह दरारें आ जाती है और कालांतर में ये दरारें बड़ी हो जाती है और ये हिस्सा टूट जाता है और इस तरह अंदर की तरफ हो जाता है, इस तरह अंदर की तरफ हिस्सा घुस जाता है। तो इस तरह अंदर की तरफ घुसा हुआ हिस्सा जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गुफा, समुद्री गुफा। ठीक है बच्चों, और इस तरह भी इस तरह ऐसा हो सकता है, इस तरह। ठीक है, दोनों साइड समुद्री गुफा का एक हिस्सा पर निर्माण हो सकता है। ठीक है, फिर बाद में कालांतर में धीरे धीरे इसी चट्टान का प्रहार चलता रहता है और ये हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और इसके अंदर से आर पार जो जिस तरह ये हिस्सा बनाते हैं इसके अंदर से छिद्र होता है, आर पार हो जाता है, ऊपर से छत बनी रह जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सुरंग। क्या कह सकते हैं, सुरंग का रूप ले सकते हैं या फिर हम उसे मेहराब कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह अलग अलग रूपों में हम देख सकते हैं। अब हम लेते हैं मेहराब। मेहराब देखो बच्चों, अभी आपने समुद्री गुफा पढ़ी है, तो इन समुद्री गुफा के बड़े हो जाते हैं और उसके बाद इसकी सिर्फ छत ही बचती है, तो हम उसको क्या कह देंगे, मेहराब। देखो, जब समुद्री गुफा का लगातार अपरदन होने से केवल समुद्री गुफा की छत शेष बचती है। उस समय बनी स्थलाकृति को मेहराब कहते हैं। मेहराब कहते हैं। देखो, जैसे हमने देखा है कि ये एक प्रकार की जो चट्टान है, इस तरह मान लो ये चट्टान थी, अपन ये मान लो इस तरह ये चट्टान थी। ठीक है, तो इसकी इस साइड ये पहले सुरंग थी, गुफा थी, और उस साइड भी गुफा थी। लगातार इस पर प्रहार हो रहा है, दोनों साइड की गुफा आपस में मिल गई और आर पार छिद्र हो गया। तो आर पार छिद्र हो जाने के बाद ये जो जगह कहलाएगी, क्या कहलाएगी, मेहराब। क्यों, अब आर पार हो गई तो ऊपर ये क्या बच गई, सिर्फ छत बच गई। ये क्या बच गई, ये छत। तो छत बचने के कारण जो आर पार जो छिद्र हुआ उसी को हम क्या कहते हैं, मेहराब। क्या कहते हैं, मेहराब। अगला हम बिंदु लेते हैं, वो है अपन का स्टैक। जब समुद्र में मेहराब
की छत ढह जाती है, ढह जाती है केवल उसके अवशेष, केवल उसके अवशेष शेष रहते हैं, शेष रहते हैं, उस प्रकार की स्थलाकृति को, स्थलाकृति को हम क्या कहेंगे बच्चों? स्टेक कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेक कहेंगे। ये देखो, जब समुद्र के मेरा की छत दे जाती है, केवल उसके दीवार की भांति, दीवार के भांति, यहां पर आ जाएगा बच्चों, ठीक है, दीवार के भांति अवशेष शेष रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टेक। जब समुद्र में मेहराब की छत दे जाती है और केवल उसके दीवार के भांति ही अवशेष शेष रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्टेक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे प्रमुख क्या थे? समुद्री स्थलाकृति। क्या थी? समुद्री स्थलाकृति। तो बच्चों, आज आपने महत्वपूर्ण इस वीडियो के अंदर नदी जल के द्वारा किए गए कार्य के आधार पर बनने वाली प्रमुख स्थलाकृति तथा समुद्र तरंग के माध्यम से बनने वाली प्रमुख जो स्थलाकृति, उसके बारे में पढ़ा। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति और उसके बारे में हम विस्तार के साथ अध्ययन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।